हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 12 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, उनकी चिताओं को आग लगाना, फिर शमशान घाट की सफाई करना मेरा काम होता था। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं आज भी उस दिन को याद कर कर सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग लाशों को आग लगाने के बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर बाकी बची राख को गंगा में बहा दिया जाता है। मेरे पास अक्सर हवलदार और पुलिस इंस्पेक्टर का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार सबसे कम खर्चे में किया करता था और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। पर फिर एक शाम शमशान घाट में एक इंस्पेक्टर मेरे पास एक अनजान लड़की की लाश लेकर आया। इंस्पेक्टर, दुष्यंत, ऊपर से ऑर्डर है, जल्दी से निपटा डाल इसे, बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। और सुन, अस्थियाँ बस्तियाँ वाला तामझाम नहीं चाहिए, बस लाश को फूंक और सारा कुछ गंगा में बहा दे, गंगा माँ सब माफ़ कर देगी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने कफन में लिपटी लाश को गाड़ी से उतार कर मेरे सामने रख दिया, जिसे देख मैंने इंस्पेक्टर से फिर से कहा, पर साहब, शाम के 6 बज गए हैं, अर्थी सजाते सजाते ही रात हो जाएगी और रात को अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। वेदों में उसकी सख्त मनाही है, पाप लगता है साहब। मेरी इस बात पर इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोला, नोटों की गड्डी थमाते हुए, अच्छा ऐसा है क्या, तो ये ले, रख ले। गंगा और गांधी, इन दोनों से या तो पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब फालतू की तानेबाजी बंद कर मुझे ऊपर की जवाब देना है। इंस्पेक्टर ने अपनी पैंट की जेब से अनगिनत नोट निकाल कर मेरी शर्ट की जेब में ठूंस दिए और ख़ुद कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। शायद सच ही कहा था उसने, गंगा और गांधी से अपने पापों को छिपाया और मिटाया जा सकता है। तभी तो मैं बिना कोई सवाल किए उस लड़की को जलाने के लिए अस्थियाँ सजाने लगा। मैं कफन में दबी लाश को देख ही रहा था कि इतने में इंस्पेक्टर ने मुझे फिर से कहा, यार दुष्यंत, वैसे ज़्यादा लकड़ियाँ लगने वाली हैं। जवान थी ये, देख तो कितनी दुबली पतली सी है, इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से फूंक डाल इसे। कुछ देर बाद मैंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, इंस्पेक्टर साहब, सब सेट कर दिया है मैंने, आप ज़रा लाश को हाथ लगाओ, चिता पर लिटाते हैं इसको। मैं अंतिम संस्कार के सारे इंतजाम कर चुका था, अब बस लाश को चिता पर लिटाकर उसे अग्नि देनी थी, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया था। इंस्पेक्टर भी मेरे पास बुलाने पर मेरी मदद करने आ गया। हम दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर उसको चिता पर लिटा दिया। उसका जिस्म तप रहा था। हाँ, लड़की का जिस्म तप रहा था। दुष्यंत साहब, कितना टाइम हुआ है इसे मरे हुए। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, तुझे क्या करना है, ज़्यादा पुलिस वाला मत बन, ज़्यादा बोलेगा तो इसके खून में तुझको ही अंदर कर दूंगा, समझा। मैं भी इंस्पेक्टर की बात सुनकर चुप हो गया। मैं हाथ में मसाल लेकर लंच को जलाने आगे ही बढ़ा ही था कि अचानक लाश के मुंह पर से कपड़ा उठ गया और मेरी नज़र उस लाश के चेहरे को ताकने लगी, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लाश रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से निकले आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस लाश को देख मैं भी एक पल को जिंदा लाश बन गया था और यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है।
क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लाश को नहीं देखा था। मैंने इंस्पेक्टर से चीखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मरी नहीं है, यह तो जिंदा है। यह क्या अनर्थ करवा रहे हो आप मुझसे? मैं इंस्पेक्टर से कहता हुआ पीछे हट गया और मेरे हाथ से मशाल भी नीचे गिर गई। इस वक्त पूरे शमशान घाट में सिर्फ हम लोग ही थे, इसलिए मेरी चीख सुनकर कोई भी हमारे पास नहीं भटका। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ज़्यादा पैसे के लालच में आकर मैं पाप करने जा रहा था। इस पर इंस्पेक्टर बोला, दुष्यंत पागल तो नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? वो एक लाश है और लाश सांस नहीं लिया करती। तेरा ये रोज़ का काम है, फिर भी तू इतना ड्रामे कर रहा है। हालांकि रात हो गई है, पर डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। अब जल्दी से चिता को अग्नि दे, समझा? इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मेरी सांसें तो शांत हो गई, पर मेरा मन फिर भी मैंने अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा ही था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मशाल के आसपास काले साए मंडरा रहे हैं और चिता से भी लकड़ियां अपने आप ही गिर रही हैं। मेरा मन बेचैन होने लगा, पर इससे नज़र का धोखा मान मैं लाश के पास चला गया। फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और रोते हुए मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझे मत जलाओ, मैं ज़िंदा हूँ। यह सब मुझे ज़िंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका राज सामने ना आ पाए। कम से कम तुम तो इनका साथ मत दो। मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझे बदला लेने के लिए मेरे इस बच्चे को तो मत मारो, प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लाश की बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर ने मुझे फिर टोकते हुए कहा, अरे चिता के पास खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अब क्या फिर लेक्चर दूं तुझे? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बोला लाश को जला तो जलाता क्यों नहीं? अगर तेरे से नहीं होता तो ला मुझे दे मशाल, मैं खुद ही फूंक डालता हूँ इसे। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर मेरे हाथ से मशाल लेने आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने उस मशाल से इंस्पेक्टर का चेहरा जला दिया, जिसके दर्द से वो ज़ोर ज़ोर से छटपटाने लगा। इंस्पेक्टर, कोई बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जला गया है। दुष्यंत, तूने मेरा अंधा चेहरा जला दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर अपना चेहरा छुपाए दर्द के मारे इधर उधर भटक रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। पर जैसे ही मैंने पहले कहा था, हम लोगों के अलावा पूरे शमशान घाट में कोई नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ पाता। लाश की आंखें भी बस एकटक इंस्पेक्टर को ही तड़पते हुए देख रही थीं। उसकी आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और मैंने भी अब ठान ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इस लड़की के बारे में जानना था जिसको इंस्पेक्टर जिंदा ही जलाना चाहता था। मैं भी अपने हाथ में मशाल लिए सीधा उस इंस्पेक्टर की ओर चल दिया और उसकी मशाल से उसे जिंदा जलाने की धमकी देते हुए बोला, अभी तो मेरा आधा चेहरा ही आग से झुलसा है। अगर सच नहीं बताया तो लड़की के बजाय मैं तुझे ही जिंदा जला दूंगा। इंस्पेक्टर को आग में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसने भी लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ, ये लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। जैसे ही मैंने सुना मेरा रोम रोम सिहर उठा। पर क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप ये अनर्थ क्यों करवाना चाहते थे, बताइए? अगर मेरे हाथों ये पाप हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। क्यों किया आपने ऐसा, बोलिए? इस इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, दुष्यंत, तुम शायद भूल रहे हो कि कानून अंधा होता है। हमें बस ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं जिन्हें हर हाल में हमें फॉलो करना होता है। और रही बात इस लड़की की, तो इसका भाई एक रिपोर्टर था जिसने कमिश्नर की नाक में दम कर दिया था। फिर कमिश्नर के कहने पर
मैंने इसके भाई का इनकाउंटर कर दिया, लेकिन इसकी बहन काला जादू जानती थी, जिसकी मदद से इसने अपने भाई की आत्मा को वापस बुलाया और कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश की। उसे इतना डराया कि वो पागल हो गया, और तो और इसने मेरी पत्नी को भी पागल कर दिया। मन तो किया कि इसका भी इसके भाई की तरह इनकाउंटर कर दूं, लेकिन मैं कमिश्नर की शपथ लेना वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, तुझे और पैसे चाहिए तो बता, मैं करोड़पति बना दूंगा तुझे, बस किसी भी तरह लड़की को फूंक डाल, अभी के अभी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मन में बस इंस्पेक्टर की कही हुई बातें घूम रही थीं, जिसके बारे में सोचते हुए मैंने खुद से कहा, मतलब कि वो मेरा भ्रम नहीं था। इस लड़की ने काले जादू की मदद से सच में ही मुझसे बातें की थी। पर मेरे मन को एक सवाल और नोच रहा था, जिसका जवाब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। दुष्यंत, अगर ये लड़की जिंदा है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया जो कि ये हिल भी नहीं पा रही है? और इसने तो कहा था कि ये पेट से है, मारना नहीं चाहती। इस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो काले जादू की मदद से ये तेरे से भी बातें करने लगी? अरे जब मैंने इसे घेर से उठाया तो बहुत छटपटा रही थी, तो इसे शांत करने के लिए मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि पैरालाइज हो गई। और रही बात बच्चे की, तो गरीब की झोली में कौन सा दान किसका है क्या मालूम। इंस्पेक्टर की सारी बात सुनने के बाद मैं खुद से बस यही कह रहा था कि लोग तो पहले ही कब के मर चुके होते हैं। अंदर से ये शमशान तक आना, चिताओं का अंतिम संस्कार होना, ये सब तो सिर्फ एक रस्म है, खुद को झूठी उम्मीद और तसल्ली देने की, मोछ पाने की। मैं खुद ही कह ही रहा था कि मेरा ध्यान भटकाते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर मुझ पर तानते हुए कहा, दुष्यंत, मेरा इनकाउंटर तो मैं अपने हाथ ही करूँगा। मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया तूने। इंस्पेक्टर मुझे पर गोली चलाने वाला था कि तभी तेज़ हवाएं चलने लगी। चिता पर लेटी हुई लड़की का कफन उड़कर मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई भी, पर एक भी गोली कफन को चीर नहीं पाई। मैं सही सलामत ही कफन के दूसरी तरफ खड़ा रहा, मानो जैसे वो कफन नहीं बल्कि कोई लोहे की दीवार हो। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां मुझ पर चढ़ा दीं, पर एक भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई, और अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटकर उसका दम घोंटने लगा। इंस्पेक्टर का जिस्म उस कफन में कटने लगा था। वो दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटा कफन उसके खून में भीग कर पूरी तरह से लाल हो चुका था। जाने मेरे मन को भी क्या सूझी, मैंने भी नीचे गिरी मशाल को उठाकर उसके कफन में आग लगा दी। वो इंस्पेक्टर जिंदा ही जलने लगा। कुछ देर तो उसकी चीखें की गर्माहट हवा में फैली रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया, रात के सन्नाटे की तरह। इंस्पेक्टर के जलने के बाद मैंने उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी और उस लड़की को लेकर घर चला आया। आज उस घटना को 8 साल हो चुके हैं। मैंने अब शमशान में काम करना छोड़ दिया है। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मीना का ख्याल रखता हूँ। ये नाम मैंने उस लड़की को दिया है। उसके पेट में पल रहा बच्चा दवाइयों की रिएक्शन से पेट में ही मर गया था, पर वो आज भी मुझसे पलकें झपकाकर बातें ही किया करती है। सच कहूँ तो मैंने मीना से प्यार करने लगा हूँ, पर ये बात मैं उसे कब बताऊँगा, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर आप उससे कुछ मत कहना, पता है ना, वो जादू जानती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गांव में संपत
और कप्तान नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रतनपुर गांव के करीब के जंगल में एक डायन का आतंक था। रतनपुर के गांव बहुत से लोग उस जंगल में गायब भी हो चुके थे। संपत और कप्तान उसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी संपत बोलता है, अरे कप्तान भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था, यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ पर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं। ये जंगल बड़ा ही डरावना है। तभी कप्तान बोलता है, अरे मेरा चेला होकर बुज़दिलों जैसी बात क्यों करता है। तभी संपत बोलता है, अरे कप्तान भाई, पिछले ही महीने सुखिया चाचा का बेटा इसी जंगल से लापता हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। तुम तो वैसे भी 9 महीने शहर में बिताते हो और 3 महीने गांव में बिताते हो। तुम्हें क्या पता गांव में क्या चल रहा है। कप्तान, अबे तुम गांव के गंवार क्या जानो शहर के आदमी के बारे में। तुम तो बस सारा दिन मुंह उठाए गांव में फिरते रहते हो। कितनी बार बोला है तुझे चेला कि मेरे साथ शहर आ जा, लेकिन तू ये गांव के गंवारों वाली ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाहता। तभी संपत की नज़र एक पॉलीथीन पर पड़ी जिसे गुरु पकड़े हुए था। संपत, ये हाथ में क्या पकड़े हो कप्तान भैया, ज़रा हमें भी दिखाओ क्या है इस पॉलीथीन में। कप्तान, अरे कुछ नहीं संपत, मेरी पत्नी ने शहर से कुछ डायपर के पैकेट मंगवाए थे, बस वही है। तभी संपत बोला, डायपर के पैकेट? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं। कप्तान, अबे पागल हो गया है क्या, मुन्ना को भूल गया क्या। संपत, मुन्ना? अरे वो तो 10 साल का हो चुका है। कप्तान भैया, सांड की तरह फैल फैल कर मोटा ताज़ा हो रहा है, क्या वो अभी भी डायपर पहनता है। कप्तान, तुम गांव के गंवार क्या जानो, तुम गांव के गंवार इसको नहीं समझोगे। हम शहर के रहने वाले के तौर तरीके से कैसे रहते हैं। संपत, बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा वो सांड जैसा मुन्ना अब भी बिस्तर पर सूसू कर लेता है। कप्तान, अरे मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। संपत, क्या खाक लाड प्यार से? अरे कान पर 2 मारो, उसको बिस्तर पर सूसू करना बंद कर देगा। उसको पीटने के बजाय उसके लिए डायपर लाकर दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों को जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरे गांव का भला है। संपत ने यह बात बोली थी कि तभी अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाज़ों का शोर होने लगा। कप्तान, ये धुआं कैसा है संपत, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी संपत के कानों में कप्तान की चीख टकराई। चीख सुनकर संपत बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहाँ से भाग गया। कुछ ही दूर में संपत भागता हुआ गांव पहुँच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला, संपत, अरे गांव वालों कहाँ मर गए, तुम सब के सब निकम्मे, तुम सब के सब जल्दी से मेरे साथ चलो, कप्तान भाई लापता हो गए हैं। संपत की बात सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला, क्या बात है संपत, क्या कुत्ते की तरह इतनी देर से भौंके जा रहा है। लगता है तू आज भी शराब पी कर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज़्यादा मत पिया कर, लीवर ख़राब हो जाएगा, अबे मर जाएगा किसी दिन। संपत बोला, जल्दी चलो मुखिया जी, गजब हो गया। मैं कप्तान भाई को बस स्टैंड लेने गया था और लौटते हुए हम उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में वो डायन रहती है। अचानक चारों ओर धुआं धुआं छा गया और कप्तान भाई की चीख मेरे कानों में आ टकराई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। तभी मुखिया बोला, तू दोस्त के नाम पर कलंक है। अपने जिगरी दोस्त को जैसे तू अपना गुरु मानता है, उसे अकेला छोड़कर भाग आया और अब हम सब गांव वालों को निकम्मा बोल रहा है। तभी संपत बोला, अरे तो क्या करता, मैं भी उस डायन का शिकार हो जाता। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े।
तभी संपत बोला, मुखिया जी अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, सब जानता हूँ मैं। पिछली बार जब रतन चाचा का बेटा उस डायन का शिकार बना था तब आप ही थे उसके साथ। मुझे सब पता है, लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आप इस गांव के मुखिया जो ठहरे। संपत ने यह बात बोली ही थी कि कप्तान हांफता हुआ वहां पर आ गया और गुस्से से संपत से बोला, अबे साले, जब तेरे जैसे दोस्त मेरे पास हों तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या ज़रूरत, मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तो। तभी संपत बोला, अरे कप्तान भाई, तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं तो समझा कि तुम्हें डायन ने पकड़कर मार दिया। मैंने अपने कानों से तुम्हारी चीख जो सुनी थी। तभी कप्तान बोला, हाँ मुझे उस डायन ने पकड़ लिया था, मगर जैसे ही उस डायन ने मुझे पकड़ा मैंने एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और वहाँ से भाग गया। मैं उस डायन से लड़कर आ रहा हूँ और तू डरकर भाग गया। संपत, बड़े बहादुर बने फिरते हो कप्तान भाई, अगर इतनी ही बहादुरी थी तो फिर चीखे क्यों। तभी कप्तान बोलता है, अबे अगर कोई अचानक से पीछे से पकड़ लेगा तो चौंक कर तो अलग से चीख ही निकलेगी ना। मुखिया, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। गांव में ना जाने कितने लोग उस जंगल से लापता हो गए। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। मुखिया, कप्तान तुम ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो उस डायन के चंगुल से सही सलामत आ गए हो। इसका मतलब तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है। तुम ही हमें उस डायन से छुटकारा दिला सकते हो। कप्तान, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अगर मैं ज़िंदा बचकर आ गया तो आपको क्या लगता है तुम्हारे पानी भर चढ़ाने से मैं क्या चढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जाओ जाकर कोई और बकरा ढूंढो। इतना कहकर कप्तान वहां से चला गया। मुखिया संपत की ओर देखने लगा। संपत, दिमाग ख़राब हो गया है मुखिया जी, मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। तुम गांव के मुखिया हो, गांव वाले ने तुम्हें चुना है, तो तुम क्यों नहीं उस डायन का सामना करने के लिए जाते? मुखिया, अबे अगर मैं इस गांव का मुखिया हूँ तो क्या मैं अपनी जान गंवा दूँ? मुखिया ने इतना बोला ही था कि तभी एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 100 साल के आसपास थी, लाठी पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आ गया और कपकपाती आवाज़ में मुखिया की ओर देखकर बोला, चिंता मत कर, मैंने टेलीफोन के जरिए एक बहुत पहुँचे साधु को उस डायन के बारे में बता दिया है। आज रात वो आने वाले हैं। देखना वो साधु अपनी शक्ति से उस डायन को जलाकर राख कर देंगे। अचानक वो बूढ़ा खांसने लगा। उसके हाथ से लाठी छूट गई और वो गिर गया। उसे गिरता देख मुखिया गुस्से में संपत की ओर देखकर बोला, अबे देखता क्या है, उठा इसको। संपत, ये झुमरी के परदादा भी ना, जब इनसे चला नहीं जाता तो फिर ये घर से बाहर निकल कैसे आते हैं। तभी अपने परदादा को ढूंढते हुए झुमरी वहाँ पर आ गई। संपत, ये तुम्हारे ये परदादा है ना, इन्हें घर के अंदर बंद करके रखा करो। झुमरी ने संपत से बोला, हर बार इन्हें घर पर बंद करके बाहर जाती हूँ और पता नहीं कैसे दरवाज़ा खोल लेते हैं। सैकड़ों बार गिर चुके हैं, मगर मजाल है कि इनकी पसली में ज़रा सा भी कोई मामूली फ्रैक्चर हुआ हो। तभी संपत बोला, पता नहीं क्या खाया होगा इन्होंने जवानी में। झुमरी अपने परदादा को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय था। एक साधु रतनपुर गांव के उसी जंगल से शॉर्टकट रास्ते से निडर होकर चला जा रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते काला धुआं उड़ने लगा, मगर साधु निडर होकर वहाँ पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद धुआं छट गया। साधु के सामने एक भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हो गई। डायन, क्या तुझे पता नहीं, यहाँ जो भी आता है जिंदा बच के नहीं जाता। साधु, हाँ जानता हूँ, ना जाने कितने लोगों की जान ली है तूने, लेकिन अब तेरा अंतिम समय आ गया है। डायन, क्योंकि मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। डायन, कोशिश करके देख ले। इतना बोलते ही
साधु मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंकने लगा, मगर साधु के मंत्रों का असर उस डायन पर हुआ ही नहीं। ओम क्लीं चामुंडाय नमः, ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ये कैसे हो सकता है? इस पर तो मेरे मंत्रों का असर ही नहीं हो रहा है। डायन हंसने लगी। साधु बुरी तरह से डर गया। वो डर कर रतनपुर गांव की ओर भागा और बेहोश हो गया। अगले दिन साधु की जब आँख खुली तो उसे गांव का मुखिया और सारे लोग घेरे हुए थे। संपत, कहीं तुम वही साधु तो नहीं जो डायन से हमें मुक्ति दिलाने आए थे? साधु, हाँ मैं वही साधु हूँ। कप्तान, लेकिन तुम तो यहाँ बेहोश पड़े हो, क्या तुमने डायन को ख़त्म कर दिया? संपत, वो डायन उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर निकली। मेरे मंत्रों का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। संपत, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक पाखंडी साधु है? साधु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। संपत, अरे जाओ बाबा, डायन के सामने जब भाग रहे थे तब अपमान नहीं हुआ था। साधु, तुम्हें कैसे पता कि मैं डायन के सामने भाग रहा था? संपत, तुम्हारी शक्ल बता रही है। तभी एक पागल वहां आकर गुस्से से बड़बड़ाने लगा। पागल, तुम सब डरपोक हो। आज रात मैं उस डायन का खात्मा कर दूंगा। मुखिया, अरे अब ये पागल फिर से यहाँ पर आ गया, भगाओ इसे। संपत, अबे पागल कौन है तू? पिछले कुछ दिनों से तूने हम सबका जीना हराम कर रखा है। आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू कहाँ से आया है। मुखिया, पागल हो गया है क्या? वो एक पागल है। वो तुझे कैसे बता सकता है कि वो कहाँ से आया है? उस बेचारे को तो अपना ही होश नहीं। वो पागल बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। कप्तान, देखना मुखिया जी, मुझे लगता है आज रात इस पागल की आखिरी रात है। संपत, सही बोल रहा है तो ये मरेगा साला आज। मुखिया, अरे वो सब ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा इस बारे में सोचो। उस डायन के आगे तो ये साधु भी अपनी जान बचाकर भाग आया। कप्तान और संपत, तुम दोनों इस गांव की आन बान और शान हो। तुम दोनों ही जोड़ी इस गांव में गुरु और चेले के नाम से मशहूर है। आखिर तुम दोनों इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकालते? कप्तान, क्योंकि हम कोई तांत्रिक नहीं हैं मुखिया जी। आपने स्वयं देखा है, ये तांत्रिक खुद अपनी जान बचाकर भागा है। भला हम कैसे इस डायन का मुकाबला कर सकते हैं? मुखिया, तो फिर गांव के लोग ऐसे ही लापता होते रहेंगे क्या? तभी गांव का एक आदमी बोला, मुखिया जी, हम पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते? कप्तान, अबे पागल हो गया है क्या? पुलिस वाले अब कब से डायन और चुड़ैल को पकड़ने लगे। अगर वहां पर मुखिया जी शिकायत लेकर गए तो उल्टे डंडे मारकर भगा देंगे। मुखिया, बकवास बंद कर कप्तान। पिछली बार एक पुलिस वाला जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उस जंगल में गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा। कप्तान, तो फिर अब आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए मुखिया जी। वहीं हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। कुछ दिनों बाद उस डायन का अंत इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रतनपुर गांव के लोग रतनपुर छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। एक रात की बात है, वो पागल बड़बड़ाता हुआ उसी जंगल में जा रहा था कि तभी अचानक एक काला धुआं उठा। उसमें से वही भयानक डायन निकलकर प्रकट हो गई और पागल की ओर देखकर बोली, जंगल में मुझे सिर्फ इंसानों का मांस अच्छा लगता है, पागल का नहीं। पागल, तुझे कैसे पता मैं पागल हूँ? बेवकूफ़ डायन, लोग मुझे इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि मैं दिन भर शराब पिए रहता हूँ और सच बोलता हूँ। डायन, अगर तू पागल नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जा। डायन की बात सुनकर वो पागल हंसने लगा। डायन, तू मेरी हंसी बना रहा है। पागल, सच तो यह है कि तू डायन है ही नहीं। अगर डायन होती तो मुझे मार देती। पागल ने इतना कहा ही था कि डायन ने पागल को दबोच लिया और उस पागल की आंखों के सामने
अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को जंगल की एक बंद काल कोठरी में पाया, जहाँ रतनपुर गांव के वो सारे लोग मौजूद थे जो लापता हो गए थे। उन सबके हाथ पैर बंधे थे। उन्हें में से एक व्यक्ति ने पागल से बोला, अबे बेवकूफ़, क्या ज़रूरत थी तुझे यहाँ पर आने की? आज रात वैसे भी हम सबको विदेश भेज दिया जाएगा। ये सारे लोग मानव तस्कर हैं। हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति उनसे मिला हुआ है, जिसने डायन का खौफ फैला रखा है। पागल, झूठ बोलते तो तुम। मैंने खुद देखा है वो काला धुआं। उस धुएं में से जो डायन निकली, वो सब केमिकल का कमाल था। आज की तकनीकी दौर में कोई भी मेकअप करके चुड़ैल डायन बन सकता है। फिल्म नहीं देखी क्या? अरे यार, तू तो पागल है, मैं तुझे क्या बताऊं। तभी एक और व्यक्ति वहां हंसते हुए आ गया। पागल, तुम तो रतनपुर गांव के व्यक्ति हो, तुम्हारा नाम कप्तान है। तभी एक और व्यक्ति वहां हंसते हुए आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि कप्तान का दोस्त संपत था। संपत, गुरु, ये पागल तो बड़ा जल्दी सही हो गया। मैं तो खामखा डर रहा था गुरु कि हम इस पागल को पकड़ के ले जाकर क्या करेंगे। ये पागल भला हमारे किस काम आने वाला था, लेकिन ये तो सही हो गया। तुम्हारा आइडिया कमाल का था कप्तान। देखना संपत, आज की रात हम इन सब को शहर शिफ्ट कर देंगे और वहाँ से इन सब को पकड़कर विदेश में ले जाया जाएगा। उसके बाद हम देखते ही देखते माला माल हो जाएंगे। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है संपत, हम इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि रतनपुर जैसे न जाने कितने गांव खरीद लेंगे। कप्तान ने यह कहा ही था कि तभी उस पागल ने अपनी फटी हुई जेब से पिस्तौल निकालकर एक हवाई फायर कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कप्तान और संपत अचानक चौंक गए। संपत, गुरु, उसके हाथ में तो पिस्तौल है। ये कोई पागल नहीं है, यह कोई पुलिस वाला लगता है। हमने पागल समझकर इसके हाथ पैर भी नहीं बांधे। कप्तान, तू सही कह रहा है संपत, लगता है हम दोनों से बड़ी चूक हो गई। देखते ही देखते पुलिस ने सबको घेर लिया। सारे पुलिस अधिकारी उस पागल को सैल्यूट करने लगे। वह पागल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर अशोक था। अशोक, मुझे इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि रतनपुर गांव में बहुत से लोगों की मानव तस्करी होने वाली है, इसलिए मैं कुछ दिनों पहले यहाँ की छानबीन करने के लिए आ गया। यहाँ आकर डायन की अफवाह सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि कोई और नहीं बल्कि कोई मानव तस्कर ही होगा, जिसने डायन का खौफ फैला रखा है, ताकि पुलिस और लोग डर की वजह से इस केस की तरफ न जाएं। और इस काम के लिए मेरी मदद के मुखिया ने की थी। तभी गांव का मुखिया और उसी साधु के साथ और लोग वहां पर आ गए। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो उसी दिन तुम दोनों पर शक हो गया था, जिस दिन तुम दोनों डायन के चंगुल से बचकर आ गए थे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। सारा गांव डायन से डरा हुआ था और तुम दोनों के चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं थी। मैं शुरू से ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अशोक को जानता था। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे गांव में कोई डायन वायन का प्रकोप नहीं है, बल्कि यह तो किसी इंसान की ही करतूत है। साधु, तुम दोनों के ऊपर शक उसी दिन और ज़्यादा पक्का हो गया जिस रात डायन से मेरे सामना हुआ। डायन को भगाने के लिए मैंने बेहद प्राचीन मंत्र पढ़कर फूंके, मगर डायन टस से मस नहीं हुई। कहाँ से होगी, क्योंकि मेरे सामने तो डायन थी ही नहीं। वह मंत्र डायनों और चुड़ैलों के लिए थे, इंसानों के लिए नहीं। पुलिस ने कप्तान और संपत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और सारे गांव वालों को डायन से मुक्ति दिला दी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। साल 2000 की बात है।
खाली ज़मीन पर कुछ नए फ्लैट्स बने थे, जिनमें 2 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक में 8 फ्लैट्स थे, जिनमें शिवम और मिस्टर माथुर अपने-अपने परिवारों के साथ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन एक साथ रहने आए थे तो जल्दी जान पहचान हो गई। शिवम का फ्लैट ए ब्लॉक में था और मिस्टर माथुर का फ्लैट 13 बी ब्लॉक में था। माथुर: जगह और घर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ बिना कोई देरी किए तुमने यह घर खरीद लिया। शिवम: घर तो लेना ही था, ये सही लग रहा था तो ले लिया। चलो मैं थोड़ी देर पार्क में घूम कर आता हूँ। शिवम पार्क चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर माथुर से होती है। शिवम: अरे मिस्टर माथुर, क्या हाल हैं आपके, और आपके घर में सब कैसे हैं? माथुर: सब ठीक हैं, आप बताइए। शिवम: मैं भी ठीक हूँ। और नया घर कैसा लगा? माथुर: अब नई जगह पर सेटल होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। शिवम: ये बात भी सही है, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने घर में चले जाते हैं। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइविंग रूम में बैठा देखते हैं, तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से बोलते हैं, बच्चों तुम अभी तक क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। तभी बेटा बोलता है, पर पापा आपने अभी तक नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से बस एक दिन आपने कमरे में सोने के बाद से आप दोनों यहाँ ड्राइविंग रूम में ही क्यों सोते हैं? माथुर: क्योंकि हमें यहीं सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती। माथुर की पत्नी: अब सब लोग सो जाओ और आप भी आ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए, जिसके जाने के बाद मिसेस माथुर उदास होकर मिस्टर माथुर से बोलती हैं, अपना घर मिल गया सोचकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को वो खुशी मंजूर नहीं थी। ऐसा कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? तभी माथुर बोलते हैं, अभी नए नए यहाँ आए हैं, इतनी जल्दी घर बेचेंगे तो सब खरीदने से पहले 1000 सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अभी भी उस घर में रह रहे होते हैं। शिवम और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अब पहले जैसे खुश नहीं रहते। वो परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन मिस्टर माथुर अपना घर खाली करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शिवम बोलता है, मिस्टर माथुर, क्या आप घर बेच रहे हैं? तभी माथुर बोलता है, हाँ, बस कहीं दूसरी जगह अच्छा घर मिल गया है, इसलिए ये बेचकर वहीं जा रहे हैं। इसके बाद मिस्टर माथुर का पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक कुछ किराएदारों के साथ वहाँ आता है और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद वो नए किराएदार वहाँ रहने आते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में वो उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। ये सिलसिला कुछ महीने तक चलता रहा, जिसे उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है। मकान मालिक: अब समझ आया, ये मिस्टर माथुर एक ही बार में डील फिक्स करके मुझे ये फ्लैट बेचकर जल्दी जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। यहाँ तो कोई रुकने को भी तैयार नहीं, और इस समय इस फ्लैट की अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी जो इसे बेच दूँ। क्या करूँ? फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी राज नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्तों जस्सी, सुशांत और परमीत के साथ वहाँ आता है। राज: सर, हमें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए, लेकिन हम 4 लड़के ही हैं,
कोई परिवार नहीं है। क्या हमें कहीं कोई अच्छा फ्लैट मिल सकता है? राज की बात सुनकर फ्लैट का नया मालिक खुश हो जाता है और उन्हें फ्लैट नंबर 13 किराए पर देने के बारे में सोचता है। मकान मालिक, फ्लैट तो है, सोसाइटी भी अच्छी है और लोग भी, किराया भी कम देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। राज, कैसी शर्त? मकान मालिक, तुम्हें पूरे 1 साल का डिपॉजिट एडवांस देना होगा और अगर 1 साल से पहले घर खाली किया तो भी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। अकेले लड़कों को कोई सोसाइटी आसानी से रखने को तैयार नहीं होती। मैं तुम लोगों को वहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रखने की इजाज़त दिलवाऊँगा, इसलिए इतना तो करना पड़ेगा। अच्छी सोसाइटी में कम किराए पर 4 लड़कों के लिए घर मिलना मुश्किल होने की वजह से राज बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है और वो लोग 1 साल का डिपॉजिट एडवांस में जमा करके फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हो जाते हैं। राज दोस्ती बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कों को रहने के लिए ये फ्लैट मिला है, नहीं तो हर जगह परिवार वालों की ही डिमांड थी। इसलिए यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं, शांति से रहना, क्योंकि 1 साल का डिपॉजिट भी हो चुका है। सभी दोस्त, ज़रूर दोस्त। वो लोग अपना सामान फ्लैट में के कमरे में भर कर और पहले दिन ड्राइविंग रूम में ही सो जाते हैं। अगले दिन कमरा खाली करके सारे घर का सामान सेट करके रात को जैसे ही कमरे में सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद डरते हुए वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। जस्सी, क्या यह मेरा सपना था या सच? राज, हमारा वहम ही होगा। परमीत, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? सुशांत, वहाँ सच में कोई रो रहा था? नहीं रही थी, वहाँ कोई रो रही थी। परमीत, मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊँगा, मैं इस घर में ही नहीं रहूँगा। सुशांत, शायद इसीलिए उन्होंने इतनी आसानी से हमें ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया। जस्सी, और इसीलिए 1 साल का डिपॉजिट भी ले लिया, जिससे हम खाली करके भी ना जा सकें। परमीत, भाई पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई तो कहाँ से लाओगे? कल ही यहाँ से खाली कर देते हैं। इस सब के बाद वो सब उस रात ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह राज पार्क में घूमने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात शिवम से होती है। शिवम की अच्छे स्वभाव को देखकर और उसी सोसाइटी का पुराना और जानकार सदस्य समझते हुए राज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवम हैरान रह जाता है। शिवम, क्या यह सच है? मिस्टर माथुर ने तो इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, शायद इसीलिए वॉइस फ्लैट को छोड़कर चले गए और इसी वजह से यहाँ आने वाला कुछ ही समय में फ्लैट को छोड़कर चला जाता है। राज, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। हम अकेले लड़कों को तो घर मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम करें तो आखिर क्या करें। शिवम, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते हैं। आज रात मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। उस रात शिवम राज और उनके दोस्तों के साथ उनके फ्लैट पर रुकता है। वो लोग थोड़ी देर बाद करके कमरे में सोने जाते हैं। बेड पर लेटते ही कुछ देर बाद ही शिवम को बेड के सिराने की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर कमरे में चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। शिवम, यहाँ तो सच में कोई गड़बड़ है। सुशांत, यहाँ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस घर में भूतनी है। क्या इसने तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाया? सुशांत, नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाया, लेकिन दिन हो या रात हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते। जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं तभी रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। शिवम,
दोबारा उसी तरफ सिर करके लेटता है, जिसके बाद दोबारा उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह ऐसा कई बार करके देखता है, बार बार उसे वही रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पता करने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। शिवम, लगता है ये भूत हिंसक नहीं है, इसलिए मेरे बार बार परेशान करने पर भी इसने मुझ पर हमला नहीं किया। सुशांत, हिंसक हो या नहीं, हमें इस परेशानी तो हो ही रही है। शिवम, चलो आज फिर ड्राइंग रूम में ही सोते हैं, आज इसका इलाज ढूंढते हैं। अगली सुबह शिवम फ्लैट बनाने वाले बिल्डर के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर बिल्डर शिवम से माफ़ी मांगते हुए उसी फ्लैट नंबर 13 का सच बताता है। बिल्डर, जब मैं वहाँ फ्लैट बना रहा था तो उस वक्त एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आती थी। एक दिन जब हम फ्लैट नंबर 13 के मास्टर बेडरूम में काम कर रहे थे, तभी ना जाने कैसे उसके नीचे दबकर उसकी लड़की की मृत्यु हो गई। उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर काम शुरू हो गया। शायद उस लड़की की आत्मा जो रोती है। बिल्डर की बात सुनकर शिवम फ्लैट नंबर 13 में वापस आता है और बेडरूम में जाकर बोलने लगता है। शिवम, बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम इस फ्लैट को छोड़कर जा सकती हो? शिवम की यह बात बोलते ही रोने की आवाज़ तेज़ होने लगी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम आराम से बात करते हैं। अपनी हर बात के बाद रोने की आवाज़ शांत होती है और शिवम दोबारा बच्ची के भूत से पूछता है कि क्या वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाएगी या नहीं। इस पर भूतनी खून से दीवार पर लिख देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जिसे देखकर राज बहुत घबरा जाता है। शिवम, नहीं, ये तो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है, हम क्या करेंगे? क्या तुम इन लोगों को कुछ नुकसान पहुँचाओगी? क्या वो लोग जब यहाँ सोने आएंगे तो तुम रोना बंद कर सकती हो? बार बार एक ही नहीं की जवाब से शिवम उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो राज से बोलता है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर तुम लोग इसके साथ ही इस फ्लैट में रह सकते हो। तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर नहीं तो कोई दूसरा घर ढूंढ लो। राज, अगर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ठीक है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। और हम सोएंगे कहाँ? शिवम, दूसरे कमरे का सामान इस कमरे में भरकर इसे स्टोर रूम बना दो और तुम सब दूसरे कमरे का इस्तेमाल करो। दोबारा इस कमरे में तभी आना जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो इसे हमेशा बंद ही रखना। शिवम की बात पर सब विचार करके चारों दोस्त उसी फ्लैट में रुकने का फ़ैसला करते हैं, जिसके बाद वो बेडरूम को स्टोर रूम बना देते हैं और सुकून से घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग उस भूत को भी घर का हिस्सा बना लेते हैं। वो सब अपने हर खुशी में उसके लिए कमरे में खाना रखने लगे और उससे बात करने लगते हैं, जिसका जवाब बच्ची का भूत दीवार पर लिख कर देती थी। इस तरह से धीरे धीरे हर रात बच्ची के रोने की आवाज़ें भी कम होने लगती हैं और वो सब मिलकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।